सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को मुल्क के आवाम के सामने रखेंगे। इस बारे में बड़ी तैयारियां की गई हैं, खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मुल्क में कुछ मखसूस मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाकर आवाम को प्राइम मिनिस्टर का वो खिताब दिखाया जाएगा ताकि वो आवाम को बता सकें कि इन 3 सालों में इस हुकूमत ने अब तक इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए किया क्या है। बहुत से अच्छे काम इस हुकूमत में किए गए हैं, जिसमें ज़ाहिर एक एहसास प्रोग्राम है, बहुत सारी पनागाहें खोली गई, बहुत सारे लंगर खाने शुरू किए गए। क्लाइमेट चेंज को लेकर इस हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज के तौर पर अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर महंगाई, जो इस हुकूमत का हुकूमत बनने के बाद से पहले दिन से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक ये हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में एक गरीब को वो मेयारी ज़िंदगी जिसका वो हक़ रखता है और आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वो सहूलत देने में अभी तक ये हुकूमत नाकाम है। और फिर एक कानून की बालादस्ती, कानून के शोबे में इस्लाहात का मामला है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान जब लाहौर में ख़िताब कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वो कर रहे थे, तो आज से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान में लाहौर में वो वाक़या पेश आया था जिसके अब तक 100 से ज़ायद मुलजिम ज़रूर गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन उस दिन पुलिस की वो गफलत भी सबके सामने थी और उसके बाद एक ऐसी सीरीज़ चल निकली इस तरह के वाक़यात की, जिस पर ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि इस तरह के वाक़यात देखकर उनको शर्म आती है और टेक्नोलॉजी का आजकल गलत इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले भी वो ख़वातीन के लिबास से मुताल्लिक अपना बयान दे चुके हैं, जिसकी बाद में उन्होंने फिर तस्दीक भी की, उसकी कुछ वजाहत भी की। लेकिन ये सारे मामलात पंजाब में ही हो रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात होना भी एक सवालिया निशान है। इसी सिलसिले में एक पोल भी बोल न्यूज़ की जानिब से ट्विटर पर करवाया गया और ये सवाल पब्लिक के सामने रखा गया कि ख़वातीन और बच्चों के साथ जो जिनसी हरासगी है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। जो 4 ऑप्शंस उनके सामने रखे गए, उसमें एक था शऊर की कमी, एक था टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, एक ये था कि कानून की कमज़ोरी का इसकी वजह है और चौथा ऑप्शन था कि शादी में ताख़ीर। तो सबसे ज़्यादा 47% लोगों ने जो ट्विटर पर मौजूद होते हैं उन्होंने 47.2% ये कहा कि कानून की कमज़ोरी इसकी वजह है, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं है। कानून इतना कमज़ोर है कि लोगों को ऐसे वाक़यात करने की आगे हौसला अफजाई उनकी होती है। जिस तरह अभी 2 रिक्शा ड्राइवर्स को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसमें से एक रिक्शा ड्राइवर पहले से सज़ा याफ्ता था और बड़ी आसानी के साथ वो छूट गया और फिर इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस पाया गया और दोबारा वो गिरफ़्तार हुआ है। तो कैसे इस तरह के लोग छूट जाते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन 3 सालों में इस मामले पर कितना काम किया है, ये और दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रखनी थी, पहले आशूर की वजह से उसको थोड़ा डिले किया गया, फिर आज भी पेश नहीं हो सकी, अब कल पेश होने जा रही है। बड़े इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, पूरी आवाम को वज़ीर आज़म खिताब करके मुख्तलिफ शहरों में ये बताएंगे कि वो लोग बराह रास्त भी देखें कि क्या क्या इस हुकूमत ने बेहतर किया और अभी क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए बाकी हैं? थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यौम आशूरा की वजह से हम लोगों ने अपनी जो 3 साल परफॉर्मेंस थी वो हम लोगों ने थोड़ी डिले की और कल आप समेत तमाम मीडिया चैनल्स को और तमाम उसको आवाम को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो इसका एक इनाग्रेशन करेंगे और पूरी आवाम को, कौम को एतमाद मिलेंगे कि 3 साल हमारी कारकर्दगी है क्या। जहाँ तक आपने ये बताया कि क्यों इतने ज़ोर और शोर से प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात को बताएंगे, देखिए अरबाब, जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पे चलती हैं और जो इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने या हमारी जो वो है पार्टी, और इसने 1,70,00,000 वोट लिया है और वो हमने इसलिए लिया है कि लोगों का ये एतमाद है और ये एतमाद बढ़ता है और ये एतमाद बढ़ना चाहिए। हम अकाउंटेबल हैं, हम कोई ज़िले सुबहानी नहीं है कि अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश न करें। होता तो ये कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अपोजिशन या जो उनकी क्रिटिक होती है वो बताते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आपके सामने कि PDM की तबाही और जो एक ज़ाती मफाद और बुग़्ज़ है जो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से अपोजिशन को और जो उनके रहनुमाओं की करप्शन है उसकी वजह से वो अपोजिशन का किरदार अदा कर नहीं सकते।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में ये क्वालिटी है कि वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। तो कल एक मेगा इवेंट होगा और मैं समझती हूँ कि जो हमारी डायरेक्शन है हुकूमत की, जो हमारे चैलेंजेस थे, उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट है, मैं तो अपनी ही कारकर्दगी से शुरू करूँगी। लास्ट ईयर मेरी जो मिनिस्ट्री थी वो परफॉर्मेंस में और पब्लिक सेटिस्फेक्शन में 57 नंबर के साथ हाईएस्ट पे थी। इस दफ़ा भी हमारे पास 10 बिलियन ट्री सुनामी से लेकर, और आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रूडा जो एक रावी रिवर फ्रंट के ऊपर जो वो एक पूरा लाहौर की स्मोक को ख़त्म करने के लिए, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए और आबादी के लिए जो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हो और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बचे और पोल्यूशन फ्री जो है वो इन्वायरमेंट लोगों को मिले और तमाम सहूलियात मिलें, जिसका उन्होंने इंतहाई शाहकार जिसका उन्होंने आज वो भी किया। एक स्मार्ट फॉरेस्ट का भी उन्होंने इफ्तिताह किया है। तो मैं समझती हूँ कि 10 बिलियन ट्री सुनामी से लेकर जो हम लोगों ने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगा लिए हैं और 9 अरब की हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। और इसमें जो हमारी कारकर्दगी है कि हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को 5 जून को हमने होस्ट किया और सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया का एतमाद एक ऐसे मुल्क के ऊपर जिसकी अपनी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि हमें अपने हमसाया ममालिक के साथ भी आपको पता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है और हमारी जो एक LOC के ऊपर हालात रहते हैं, इंडिया के साथ जो हमारे क्लाइमेट चेंज वाले मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस किया है। UN की जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब किया था, वहाँ भी इसका जिक्र किया और आपकी मिनिस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन ये जो कल अपनी 3 साल कारकर्दगी को जिस तरह प्रोजेक्ट करने हुकूमत जा रही है, वज़ीर आज़म तो किफ़ायत शारी पर यकीन रखते हैं। अगर वो PTV पर भी आकर, सरकारी TV पर आकर खिताब करेंगे, तमाम प्राइवेट मीडिया चैनल्स उनको वो खिताब दिखाते हैं, वो तो घर घर तक वैसे ही पहुंच जाएगा। फिर इसके लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाना, खुसूसी टीमें तश्कील देना, ये खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं आपको देखिए सिंपल से बात बताती हूँ। मैं आपको वहाँ से बता रही थी कि अगर मैं अपने 10 बिलियन ट्री सुनामी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ई-व्हीकल पॉलिसी और इसी तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से अगर मैं शुरू करूँ तो मैं समझती हूँ मेरी अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस इंतहाई कमाल है। जहाँ तक कल की बात है कि जैसे हम लोगों ने 1970 के बाद पहले 10 बड़े डैम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिसका हमें इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए वाटर स्कैरसिटी का मामला जो है वो हल हो जाएगा और कितनी लोगों को ज़राअत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 1100 अरब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 70% की जो हमारी आबादी है वो एग्रीकल्चर या एग्रेरियन है और हमारे लोग जो है वो ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करते हैं। 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई सारी बम्पर फसल हुई है और कोई जो हमारा किसान है उसको पैसे की जो चाहे वो गन्ना बेच रहा था, चाहे वो फसल बेच रहा था, कहीं पर उसको कोई तकलीफ़ का आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ा। 1100 अरब हमारे किसान भाइयों के वो खुशहाल हुए, उनके जेब में गए। इस बात के ऊपर मुझे इंतहाई खुशी है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये भी हुआ है कि कोई 42 बिलियन के करीब जो पैसा बाहर जाता था, जो लोग सैर करने बाहर जाते थे, वो भी तो हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर, टूरिज्म के अंदर पाकिस्तान में 1 साल के अंदर इस्तेमाल हुआ है। वो फायदा हो रहा होगा। तो टूरिज्म पर पैसा खर्च करना एक ऑप्शन है लोगों का, और ये महंगी चीजें, महंगा आटा खरीदना ये ऑप्शन नहीं, ये मजबूरी है। ये इसमें जो डबल पैसा लोगों की जेब से निकला है, ये मजबूरी के तहत निकला है। टूरिज्म पर कोई घूमने जा रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है, वो उसके ऑप्शन पर है, उसके पास इजाफी पैसा है तो वो खर्च कर सकता है। तो ये फ़र्क है दोनों में। नहीं, वो अरबाब इस तरह इसको ना डिबेट को थोड़ा स्क्वीज़ कर लेते हैं ना। देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, आपने कल की इवेंट की बात की कि अगर PTV से दिखा देते, PTV से ही दिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है और फवाद चौधरी साहब ही इसके मेज़बान हैं। जहाँ तक स्क्रीनों की बात है, जहाँ तक उसकी बात है, उसका कोई पाकिस्तान के पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इसका बोझ नहीं है। आपको तो इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने, मीडिया ने बड़ा अच्छा इस बात को किरदार अदा किया है कि देखिए ना, जब जरदारी जो है, जब प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट हाउस का 3.5 बिलियन के करीब जो है वो खर्चा था और उनके उसमें कैंप हाउस, लड़काना वगैरह के भी शामिल थे। यानी सालाना टैक्स पेयर के पैसे का कोई 3.5 बिलियन का जो है वो हमारी जेब से जाता था उनके शाही खर्चों के ऊपर। जब नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका 4 कैंप हाउसेस थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा वो भी कोई 3.5 बिलियन के करीब था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहले साल का खर्चा जहाँ 3.5 बिलियन और 5.5 बिलियन जरदारी हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और हमारे दौर हुकूमत में पहले साल का जी 58 करोड़ से अब जी हम 28 करोड़ पे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि किफ़ायत शुमारी की हमारी हुकूमत ने तो बेहतरीन मिसालें कायम की हैं। हमने अपने आप को कट डाउन किया है। लग्जरी फंड जो है वो जो था या प्रोटोकॉल थे वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। हमारे कोई कैंप ऑफिस नहीं है और 3 साल में क्लीनेस्ट गवर्नमेंट है। किसी के ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन नहीं है। यानी हमने अपने कोई ज़ाती महलात नहीं बनाए, हमने कोई अपने मिलें नहीं बनाई, हमने अपने कोई जायदादें नहीं बनाई, बल्कि हमने आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च किया। और जहाँ तक आपने ये बात की है
कि जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। देखिए अरबाब, आपको इस बात का पता है कि 15 बिलियन के करीब 12 से शुरू हुआ था और 15 बिलियन के करीब, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा कि हम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स को इस कदर बढ़ाया। हम लोगों ने जो फूड आइटम्स थी 29 के करीब पाकिस्तान में पहली दफ़ा उसको सब्सिडाइज़ किया और 860 रुपये अगर 20 किलो आटे का थैला था तो उसको 800 रुपये हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम के रिलीफ के दिया। 240 अरब का इस साल जो है और जो जिसको एहसास पैकेज कहते हैं, जिसमें 1 करोड़ बेवा ख़वातीन की किफ़ालत है, नादार ख़वातीन है, ज़ईफ़ ख़वातीन है, कमज़ोर ख़वातीन है, 1 करोड़ ख़ानदानों की जो किफ़ालत हो रही है, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। और इवन पेंडेमिक के अंदर जो लोगों की इकॉनमी स्क्वीज़ हुई है, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया के 3 बड़े ममालिक में नाम आए, तीसरा बड़ा नाम कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने लोगों को 5 करोड़ के करीब लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आप लोगों ने ये सब्सिडी तो दी, लेकिन ये सब्सिडी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि इन एशिया की चीजें इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब कीमतें बढ़ी तो उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की काबीना के लोग या उनके करीबी रिश्तेदार, उन लोगों के नाम सामने आ रहे थे। खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम, जहांगीर तरीन साहब का नाम, नदीम बाबर साहब का नाम, इन बड़े बड़े नामों के, आमिर कियानी साहब का नाम, इन बड़े नामों के खिलाफ कहीं कोई अब तक कोई कार्रवाई होती है मैं नहीं दिखाई दी है। तो वो जो एहतसाब का एक नारा खान साहब लगाते थे कि एहतसाब सबके लिए, तो ये एहतसाब किसी हद तक एक तरफा होता दिखाई दे रहा है इस हुकूमत में। देखिए एहतसाब की जहाँ तक बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ की, उन्होंने 23 साल जदोजहद लड़ी और अब 3 साल हमें हुकूमत में हो गए। कोई मुझे एक बात बताएं कि उन्होंने किसी केस के अंदर किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी जज को या किसी ट्राइब्यूनल को या किसी के मुकदमे में उन्होंने कोशिश की हो कि वो मुकदमे के ऊपर असरअंदाज हो जाए, चाहे उनके ख़ानदान के लोग, चाहे उनके करीबी काबीना के लोग, चाहे उनके पार्टी के अहम लोग। वो ना इन्फ्लुएंस करते हैं, ना वो दखल देते हैं, ना वो किसी को टेलीफोन कॉल करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। तो चाहे हमारी पार्टी के मिनिस्टर्स हों, अगर आप खुद देख लें कि अलीम खान साहब ने, सब्तैन खान साहब ने, जुल्फ़ी बुखारी ने, किस किस का नाम ले कि हमने ना कोर्ट के ऊपर पथराव किया, ना हमने नैब के कोर्ट के ऊपर हमला किया, ना हमने जजों को मुतनाज़ा बनाया, ना हम प्रोटोकॉल में गए, ना हमने कोई मदद मांगी, ना हमने किसी को इन्फ्लुएंस किया, सब अपने मुकदमात भुगतते हैं। तो मैं समझती हूँ इसे तो बेहतरीन मिसाल हो नहीं सकती। लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब का मामला था तो वो एक वफ्त हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वो एक 33-34 रुकनी वफ्त ने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने अली जफ़र साहब को एक रिपोर्ट सुपुर्द की, उनके जिम्मेदारी लगाई। वो रिपोर्ट आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई कि वो किस चीज़ की तहकीकात करने का उन्होंने कहा था। जहांगीर तरीन साहब का नाम उस चीनी स्कैंडल में था नहीं था, बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट का आज तक सबको इंतजार है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से वहाँ इन्फ्लुएंस तो अपना दिखाया है। देखिए अरबाब, ठीक है अरबाब, लेकिन अगर हम अपनी मेमोरी लेन को अगर हम दोबारा से मेमोराइज करें तो आपको याद होगा कि जहांगीर खान तरीन साहब और उनके जो साथ जो कुछ लोग थे, उनको ये वो थी सॉर्ट ऑफ के हम शिकायत ये थी कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा और कुछ लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बातें देखें, वो जो बैरिस्टर अली जफ़र का एक कमेटी बनी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल उसके लिए डायलॉग के लिए थी कि वो उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश करे अगर उनको कोई एम्बिग्विटी या उनके जहन में कोई खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने केस में किसी भी इंक्वायरी में खान साहब अपना इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ज़रदार साहब एक और वादा किया गया था पुलिस इस्लाहात का, कानूनी इस्लाहात का। मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात पंजाब में पै दर पे पेश आ रहे हैं। इस पर बात करने से पहले खान साहब के आज के 2 जुमले मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि उस्मान बुज़ार साहब की आज उन्होंने तारीफ़ किन अल्फाज में की। आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। और फिर इसी गुफ्तगू में थोड़ी देर बाद खान साहब ने कहा कि ये मीनार पाकिस्तान जैसे वाक़यात देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनवाइएगा। अपने बच्चों को हमने जो तरबियत देनी है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। तो ज़रदार साहब ये
तरबियत हर एक घर का एक इनफरादी अमल है, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो कानून होता है उसकी अमलदारी तो रियासत की जिम्मेदारी होती है। एक तरफ चंद लम्हों पहले उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ हो रही है कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि वो बाकी सूबों को पता ही नहीं, और फिर दूसरी तरफ जब खान साहब को इस तरह के वाक़े पर शर्म आ रही है, तो दरअसल ये सवाल उस्मान बुज़दार से ही हो रहा है कि ये आपके सूबे में क्या कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। अरबाब, ये दो सवाल हैं, मैं ज़रा दोनों का जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो बात है कि पंजाब के सीएम के बारे में जो सवाल है, देखिए सीएम साहब जो हैं एक ऐसे रिमोट एरिया से, मेरे साथ वाला हल्का उनका है तौंसा शरीफ का, मेरा डेरा गाजी खान से मैं इलेक्शन लड़की जीत के आई हुई हूँ। तो एक ऐसे इलाके से एक ऐसा शख्स जिसकी जो ख़ुद MP है, और कोई भी MP है जो है चीफ़ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खादिम आला की तरह सोशल बिलीव नहीं करते, ना उनकी उस तरह की पर्सनैलिटी है कि वो जाके बस सिर्फ मीडिया का एक स्टारडम हो और जी गम बूट पहन के तो उसके मुकाबले में जो है वो सेल्फियाँ उतरवा के सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हो जाए और आगे से जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो। अगर उसके मुकाबले में CM उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस देखें ना, तो पहली दफ़ा है कि 40 साल के बाद जो है पहली दफ़ा पूरे डिविजन्स के अंदर, जितने भी पंजाब के डिविजन्स हैं उसके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, 1122 के सेंटर्स और इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़। और इसमें मैं अपनी आपको बताती हूँ कि मेरे डेरा गाजी खान डिवीज़न की पहले वुमेन यूनिवर्सिटी मैंने उनसे मंजूर करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम इंशाल्लाह इफ्तिताह करने वाले हैं। कैडेट कॉलेज ऑफ मंदर में, जिसमें बलोच और सराय के बच्चे पहली दफ़ा पढ़ेंगे। साउथ पंजाब का नारा लगाने वालों ने जिसके ऊपर सारी पूरी उम्र सियासत की, हमें डिप्राइव्ड किया, हमारे आंसू बेचे, लेकिन हमें मुकाबले में तो 33% बजट तो सिर्फ लाहौर के अंदर लगता था, इसलिए तो हम तख्ते लाहौर कहते थे। लेकिन हमारे साउथ पंजाब को तो एक ही रात में 35 लोग जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने से निश्तर हॉस्पिटल में मर जाते थे। इसी तरीके से बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का ये हाल था। ये आखिरी हॉस्पिटल बने थे कोई 30-40 साल पहले। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो पहली दफ़ा साउथ पंजाब की तारीख में ग्रीन बुक PSTP पहली दफ़ा छापी गई। 190 बिलियन का जो है साउथ पंजाब का शेयर दिया गया है, सर्विस कोटा रखा गया है, इसको फेंस किया गया है। ये पैसे ड्रेन होकर किसी और प्रोजेक्ट में अपर पंजाब में या कहीं और नहीं जा सकती। ये साउथ पंजाब के बलोचों के, सराइकियों के, अपनी महरूमों के लिए इस्तेमाल होंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी बन रही है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये तो हमारी सारी तवज्जो थी वो हॉस्पिटल्स पर या यूनिवर्सिटीज पर लगा दी। ये जो कानूनी इस्लाहात थी, जो पुलिस के निज़ाम को मजबूत करना था, फिर वो उस तरफ नहीं तवज्जो हुई कि सड़कों पर जाती हुई चिंची रिक्शों में लड़कियों से बदसलूकी हो रही है, मोटरसाइकिल पर जाती हुई लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। जो मीनार पाकिस्तान वाला वाकया आया वो सबके सामने, प्राइम मिनिस्टर खुद इस पर शर्मसार है। देखिए, मैं अरबाब इसी को पढ़ाने वाली थी। सबसे पहली बात तो ये कि माशरे के अंदर कोई भी ऐसा केस हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नूर मुकदम का हुआ है या उस्मान मिर्ज़ा का, जिस तरह वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, इस तरह ग्रेटर पाक इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो वाक़या हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें आपके माशरे को डिफ़ाइन करती है कि माशरे ने किधर जाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो सोशल फैब्रिक के कमज़ोर होने की बात करते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो मुल्क का सरबराह होता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को या हुकूमत को लीड नहीं कर रहा होता। वो एज ए वालिद, एज ए मेंटोर जो है, एज ए लीडर एक कोर्स डिफ़ाइन करता है कि मुल्क ने किस तरफ जाना है। कि 5th जनरेशन वार है, हर ऐप पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, रेगुलेशन कोई है नहीं है, रेगुलेशन करते हैं तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा सोशल फैब्रिक कमज़ोर है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कंसर्न है। अब देखें, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इस वक्त जितने भी केसेस हैं, चाहे वो मोटरवे का केस था, चाहे नूर मुकदम का केस है, चाहे ग्रेटर इकबाल पार्क का केस है, या कोई भी XYZ केस है, उसका कोई ब्लाइंड केस नहीं है। तमाम कल्प्रिट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं और उनको सज़ा होगी और सज़ा होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, कोई ब्लाइंड केस नहीं है। सेकंड बात ये कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, ये बुनियादी सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद हर केस को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? जो नीचे सिस्टम है रियासत का, जो कानून का, वो इतना कमज़ोर क्यों है कि प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेकर बताना पड़ता है कि मीनार पाकिस्तान वाले वाक़ये पर आप ये गिरफ्तारी कर लें, ये चिंची रिक्शे की जो वीडियो आई है इस पर मैंने नोटिस ले लिया। प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिस्टम खुद से अपना काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, देखिए मैं अरबाब फिर वही बात कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर की मिसाल ले लें कि एक मॉब मेंटेलिटी हो गई और एक उसके ऊपर अटैक किया गया है एक खातून के ऊपर, वो तो सारे कल्प्रिट पकड़े गए और वो पकड़े जाएंगे, पर उनको सज़ा होगी। लेकिन एक रिक्शे में जाते हुए एक खातून, जहाँ पे हर 22 करोड़ आवाम के लिए कोई एक पुलिस वाला नहीं खड़ा,
वहाँ पे वालिदैन की भी जिम्मेवारी है, वहाँ पे मेरी और आप सबकी जिम्मेवारी है, हर शख्स का किरदार है वहाँ पे। ये जो फाइट है, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं, वाक़यात पहले भी होते रहे, लेकिन बोलना लोगों ने अब शुरू किया, डिबेट अभी जो है वो शुरू हुई। और अभी भी जब डिबेट स्टार्ट होती है, अनफॉर्चुनेटली कोई हमें लेफ्टिस्ट कर देता है, कोई हमें राइटिस्ट कर देता है। बीच में हम जैसे लोग जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ महफूज हों, बूढ़े महफूज हों, जो वल्नरेबल तबका है वो महफूज हों, उसके बारे में बात करने से हमें वहीं पर पहले स्नप कर दिया जाता है, हमारी लाइन खींच दी जाती है कि आप इधर हैं, आप उधर हैं। ये इधर उधर का सवाल नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का सवाल है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें हुकूमत ने जो डिटेरेंस क्रिएट करनी है, जो सज़ा होनी चाहिए, मैं खुद स्टेट का हिस्सा और मैं खुद कह रही हूँ कि उस्मान मिर्ज़ा को फांसी होनी चाहिए, ज़ाहिर जाफर को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर इसलिए नज़र रखी हुई है। देखिए, मुल्क का सरबराह होता है और कुछ केसेस होते हैं जो आपके मुल्क का रास्ता डिफाइन करते हैं कि आपने मुल्क ने किस तरफ जाना है। या तो इसके ऊपर खामोश हो जाएं, पी जाएं और आप सिस्टम के साथ रहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आग जब लगती है, आप जब आंखें बंद करते हैं, वो आग फिर हर एक के घर आ जाती है। यही हमारे साथ वॉर और टेरर में हुआ था। 20 साल जो हम लोगों ने 80,000 से लोग शहीद हुए, जिसमें मेरा अपना भाई शहीद हुआ है। लोग मीडिया पे देखते थे ना कि आज फलानी जगह पे बम ब्लास्ट हुआ है, 20 लोग शहीद हुए, अच्छा कोई बात नहीं, इतने लोगों में कोई बात नहीं। ड्रोन अटैक हुआ है, अच्छा वजीरिस्तान में लोग मरे ना, तो क्या हुआ? इसके बाद पता चला कि हर घर के अंदर आग लगी। वॉर और टेरर में हमारे लोग 80,000 जाने गई, 150 बिलियन US डॉलर का हमारा नुकसान हुआ। तो यही बात होती है कि जब एक दफा फिर कौम को, प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान पहले, हमारी सॉवरेनिटी पहले, बाद में फिर हम दूसरे मुल्कों के साथ एलाइज होंगे, और वो भी हम कॉन्फ्लिक्ट में एलाइज नहीं होंगे, हम आपके अमन के अंदर एलाइज होंगे। तो यही जो आपका ग्रेटर इकबाल पार्क वाला है, सजा तो हो जाएगी, लेकिन सोशल फैब्रिक के अंदर उलमा का क्या किरदार होना चाहिए, टीचर का क्या किरदार होना चाहिए, वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, ये हम सबको मिल के इस नाजूर से लड़ना पड़ेगा। जी तो ज़रदाद साहब, सज़ा तो ज़ाहिर सिलसिले में पहले भी सज़ाएं हो चुकी हैं। अभी आप देखें, जो माँ बेटी से जो ज़्यादती के 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए, उसमें से एक मुल्ज़िम अपनी सज़ा पूरी करके आ चुका, फिर इसने वही काम किया। ज़ैनब वाले केस में भी सज़ा हुई, इससे पहले मोटरवे वाला वाक़या था, उसमें भी सज़ा हुई। लेकिन सज़ा ऐसी इबरतनाक हो, रियासत की ये कानून की अमलदारी इस बात को यकीनी बनाएगी कि फिर आइंदा ऐसा कोई करते हुए डरे। वो डर क्यों नहीं पैदा हो रहा लोगों में? ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इस पर आपसे एग्री करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आपको पहले बता रही थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मुजरम फ़ौरन पकड़े जाते हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो केसेस हैं उसके अंदर ये पाकिस्तान की हुकूमत खुद मुद्दई बन रही है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए कभी पैसे नहीं दिए गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस PhD में पहली दफ़ा पैसे दिए हैं। अब आप ये कहते हैं कि सज़ा क्यों नहीं हो रही? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो एंटी रेप बिल 2021 जो हम लोग स्टैंडिंग कमेटीज़ में और असम्बली में लेकर गए हैं, जो कि लॉ मिनिस्टर से वेट भी होकर आया है, और जो हमारी ह्यूमन राइट्स का बिल है, उसमें सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने रेप की डेफिनेशन चेंज कर दी है। रेप की डेफिनेशन अब हमने बिल्कुल जो मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक कर दी है, उससे कोई बाहर नहीं जा सकता। सेकंड बात ये कि उसके अंदर हम लोगों ने जो विक्टिम शेमिंग की जो एक इस्तेलाह होती थी या जो उसके किरदार कशी हो जाती, वो हमने बिल्कुल उसमें से निकाल दी। तीसरा, हमने जो है उसके अंदर ट्रेनिंग डाल दी। चौथा, हमने ये किया था कि हमने इसके अंदर सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्रेशन कर दी है, यानी कि एक दफ़ा क्राइम करे, 2 दफ़ा काम करे, इसमें कास्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। उसका ये हो जाएगा जी, उसका हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे ये बिल सेनेट के अंदर भी जाके मंजूर हो जाता है, और जो आपने कहा है कि अगर कुछ लोगों को, मुझे पता है वो अल्फाज सबके आए हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ को फांसी देंगे, सामने लटकाएंगे तो लोगों को इससे हया और इबरत आएगी। देखिए, उसमें मैं सबसे बड़ी बात बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, सरेआम फांसी के वो लोग खिलाफ हैं। हम तो लेकर गए हैं बिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल से हम उसके ऊपर जो है वो मांगते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है, हम उसके ऊपर, तो स्टैंडिंग कमेटी में बिल जा चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर सजा मौत के खिलाफ है, इसलिए इस पर तो मैं तो खुद ये कहती हूँ कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरताज गुल साहिबा, वज़ीर माहौलियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, और पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने खड़ा किया कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि जो इस तरह के वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम तभी मुमकिन हो सकती है जब सज़ाए मौत और फांसी की सज़ा पर अमल हो सके। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो इसके खिलाफ हैं। एक ब्रेक के बाद शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे इसी सूरत पर मज़ीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले ज़रताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी और मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े और उस जैसे दीगर जो वाक़यात हैं उन पर कितनी सख्त सज़ा होनी चाहिए और इन वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो ये चाहती है कि सज़ाए मौत का जो सज़ा है वो इस पर लागू की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हैं, जब वहाँ पर ये मामला जाता है तो फिर वहाँ ये अल्तवा का शिकार हो जाता है और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि सज़ाए मौत को लागू किया जाए। तो क्या इस तरह के वाक़यात की जो राह में रुकावट है वो बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की सोच है? शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा, क्या आप लोग नहीं चाहते कि इस तरह के वाक़यात के मुजरिमान को सज़ाए मौत दी जाए ताकि लोगों के दिल में डर पैदा हो सके और ये ज़्यादती के और इस तरह बदसलूकी के वाक़यात रुक सकें? तो एक तो सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। पीटीआई के लोगों का मसला ये है कि उन्हें हर चीज़ में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत और ये सब चीज़ें इनके लिए बड़े मसले बन गए हैं। ये जो क़वानीन हैं जो कि रेप है, ये है, इनके ऑलरेडी कानून मौजूद हैं और उसमें सख्त से सख्त सज़ाएँ हैं। अब अगर वक्त के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टैंडिंग कमेटी में आती हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में बराबर बराबर अरकान होते हैं ऑपोजिशन और हुकूमत के, और उनकी राय से चीज़ चल रही होती है। ये नहीं होता कि कोई चीज़ आए एक दिन में और उसको यस और नो कह के गुजर जाए, एक पूरा सिस्टम होता है। हम भी चाहते हैं सख्त से सख्त सज़ाएँ हों, क्योंकि ये न किसी पार्टी का मसला है, ये हम सब पाकिस्तान के लोगों का मसला है। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, बेटियां, ये सब बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों पर हमें मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है भरोसा करके अपने बच्चों को छोड़ना होता है। तो सज़ा ऑलरेडी मौजूद है। ज़ैनब अलर्ट केस था, इसके अलावा भी अभी हाईवे मोटरवे का केस हुआ, तो सज़ाएं तो मौजूद हैं। अब ये किस कानून की बात करके थोप के चली गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन ह्यूमन राइट्स में हाँ जी 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 आप बात जारी रखिए। तो मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा उनके साथ प्रोग्राम पे कौन सा टॉपिक कर रहे थे, लेकिन ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी में जब कोई चीज़ आती है तो उसको गौर से देखा जाता है और उसमें अपोजिशन और हुकूमत के बराबर के लोग होते हैं। तो बस उनकी आदत है, जो काम नहीं होता, जो नहीं कर पाते, जो नहीं उनसे हो रहा होता और अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपने से पहलों पे और अपने सामने वालों पे थोपना। सही, लेकिन शैला साहब आप कहनी कि अब तक कुछ इस हुकूमत ने किया नहीं है, लेकिन कल अपनी 3 साल कारकर्दगी को आवाम के सामने रखने जा रहे हैं और बड़ी उसकी तैयारियां हो रही हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर वज़ीर आज़म का खिताब आवाम तक पहुँचाया जाएगा। अब ज़ाहिर है उसमें वो अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे कि वो एहसास प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, उसमें उन्होंने लंगर खाने बनाए, उसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बड़ा काम किया, पनागाहें बनाई, और फिर पीडीएम की नाकामी का भी वो ज़रूर जिक्र करेंगे कि 1 साल पहले इत्तेहाद बना था और हुकूमत को कहीं कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही ये मुनक़सिम हो गया है, वो इस वक्त तकसीम है और अलग अलग अपोजिशन की जमातें इस वक्त अपोजिशन कर रही हैं। तो इस वक्त कितनी मजबूत और मौसर अपोजिशन इस हुकूमत के सामने है, क्या समझती हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब वो 3 साल के अपना प्रोग्राम बताएंगे तो उनको ये बताना चाहिए होगा, वो यकीनन ये बताएंगे कि ये पनागाहें, ये लंगर खाने, ये एहसास प्रोग्राम अगर वो 1 करोड़ नौकरियां दे देते तो उन्हें ना खोलने पड़ते। अगर 50 लाख घर दे देते तो पनागाहें बंद करनी पड़ती। अगर एहसास प्रोग्राम उन्होंने नाम रखा है BISP का, जब भी अटॉर्नी जनरल जाते हैं कोर्ट में तो वो कहते हैं ये BISP है। उनके ज़माने में अगर इसमें लोग बढ़े 3 साल में और बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उन्हें तो लोगों को नौकरियां देनी थी, लोगों को नौकरियां मिलती, इसके लोग कम हो जाते। और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि जब कोई मुल्क किसी से कर्ज़ा लेता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसके पैरों में रख देता है, और अगर कोई गैरतमंद वज़ीर आज़म है जो कि मैं हूँ, तो जब मैं होऊंगा तो मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा बल्कि ख़ुदकुशी कर लूँगा। वज़ीर आज़म ने इतना कर्ज़ा लिया है, 2.5 साल से कोई डेवलपमेंट का बड़ा काम शुरू नहीं हो सका, कुछ नहीं हो सका, लेकिन हम मक़रूज़ हैं
और वज़ीर आज़म ने ख़ुदकुशी नहीं की। आटा, चीनी, चावल जो हैं वो दुगनी से ज़्यादा कीमत पे बिक रहे हैं और इसके बावजूद कि मुल्क में गन्ने की काश्त ज़्यादा हुई है, इसके बावजूद कि मुल्क में गेहूं की काश्त ज़्यादा हुई, लेकिन 2 महीने के अंदर ही 10 लाख टन गंदम मंगाई गई। ये कारकर्दगी उन्हें बतानी होगी कि दवाओं की कीमतें जो हैं वो कहाँ चली गई। उन्होंने वादा किया था कि बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे और सिवाय सिंध के, जिसने सिंध में बल्दियाती गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन सिवाय सिंध के किसी सूबे में जहाँ पे सब जगह उनकी हुकूमत है, बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। पंजाब से में तो ऑर्डर आया कि फ़ौरन बहाल किए जाएं, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सुई गैस के मुलाजमीन सिर्फ सदरन गैस से 2100 लोग निकाले गए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आपने तो दावा किया था रेलवे का, अगर आप डिपार्टमेंट देखें उसमें खसारा, स्टील मिल में खसारा, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है इनके आने से जिसने तरक्की की हो। खुद वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा पहले से बढ़ा, उनको अपनी तनख्वाह 2 बंदों को 2 लाख रुपए कम लगी, फिर उन्होंने तनख्वाह बढ़वाई, फिर अब हाउस का मज़ीद बजट जो है वो 8 अरब से ज़्यादा कराया। चलें 29 तारीख को नून लीग भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसा होने जा रहा है और ज़ाहिर नून लीग उसमें एक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है पीडीएम में। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर मौजूद हैं। तो तारिक साहब, ये पार्टी के मामला सुलझा लिए हैं? राना मशहूद साहब को यहाँ भेजा गया था कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब को मना लें, जिन दीगर 7, 8, 10 लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनको भी मना लें। ये जलसा सर पर खड़ा है, लोग इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े दे रहे हैं, ये कैसे होगा फिर ये पीडीएम का जलसा यहाँ पर? तारिक साहब ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी, तारिक फजल साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि राना मशहूद साहब को मामला सुलझाने भेजा गया था, अंडर कंट्रोल है मामला? देखें, बात ये है जी कि मेरा ख्याल है कि जिस तरह मीडिया इस इशू को उठा रहा है या जिस तरह इसके ऊपर मुख्तलिफ क्या खबराइयाँ हो रही हैं, उनमें इतनी हकीकत नहीं है। पार्टी के अंदर छोटे मोटे आपस में आप ये कहें कि इख्तिलाफ राय भी होती है, वो भी जमहूरी पार्टियों के अंदर होता है। और उसके बाद जो आपके पार्टी के अहदे होते हैं, अहदेदार होते हैं, वो भी मुख्तलिफ औकात में कोई अगर छोटी मोटी आपस में किसी तरह की गलतफहमी पैदा हो जाए तो ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाते होते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर जो कौमी सतह का इशू है। इससे बहुत बड़े बड़े मामला जो हैं इस वक्त आपके सामने भी हैं, जिनसे मुल्क गुजर रहा है खारजी तौर पर, दाखिली तौर पर। और मेरा ख्याल है कि मीडिया भी और जो इस वक्त वान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके लिए भी उन मामलों को नजर रखना और उन्हें देखना ज़्यादा जरूरी है। चूंकि ज़ाहिर है अब आप पीडीएम का दूसरा फेज़ एक तरह से जलसों रैलियों का स्टार्ट होने जा रहा है, वो कराची से उसका आगाज़ हो रहा है और आपकी पार्टी में कराची में ये ज़रा ये सूरत हाल बनती नजर आई थी, तो इस वजह से थोड़ा वो इशू रेलेवेंट हो गया था। कराची से क्यों पीडीएम तारिक साहब आगाज़ करने जा रही है? पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है, ज़ाहिर सिंध में कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोविड की पाबंदियाँ बड़ी सख्त हैं, वो कि पीपल्स पार्टी आपको अलाउ कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं और से इसका आगाज़ कर लेते हैं, जलसा कहीं और रख लिया जाता है जहाँ कोविड की इतनी सख्त पाबंदियाँ नहीं होती? यहाँ तो अभी स्कूल्स भी बंद हैं। देखिए, बात ये है जी कि सबसे पहले तो कराची का आपने जिक्र किया, तो कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा आज भी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची से निकलने वाली तहरीक, कराची से निकलने वाली जो आवाज़ है वो पूरे मुल्क में गूंजती है और सुनी जाती है। कराची की अपनी एक अहमियत है, उसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि किसी न किसी तरह से तो आपने आगाज़ करना है, वो तो जहाँ से भी आप आगाज़ करें उसके बारे में सवाल किया जा सकता है कि जी यहाँ से क्यों आगाज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कराची एक मौजूद जगह है और बहुत सारी तहरीकें अगर आप देखेंगे वहाँ से चली हैं। सियासी तौर पर क्या पीपल्स पार्टी को फंसाने की कोशिश की है कि अगर वो इजाज़त नहीं देते तो फिर आप लोग बोलते कि हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे, और दे दी तो अब सब मीडिया और पूरा हुकूमत उनको बोलेगी कि यहाँ पर कोविड एसओपीज़ की पाबंदियाँ हैं और फिर ये जलसा करने की पीडीएम को इजाज़त दे दी इन्होंने? तो दोनों सूरतों में फंसना पीपल्स पार्टी को ही था। देखिए, जो पीपल्स पार्टी है जी वो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है और पीडीएम का हिस्सा रही, बड़े फाल तरीके से मिल के अपोजिशन के साथ चलती रही और कुछ ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी पैदा हुई जिससे वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अपोजिशन का हिस्सा तो है। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ अर्सा पहले ही अपने घर में जब अपोजिशन के तमाम लीडर्स को दावत दी तो दावत बुटर जरदारी साहब और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत उनके घर पे मौजूद थी, जो कि अपोजिशन लीडर्स की एक बैठक थी। तो अपोजिशन तो बहरहाल अच्छी है पार्लियामान के अंदर अपना काम करने के लिए सही, और मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की ही जमातों को अपोजिशन जलसा करने से रोकेगी या उसे रोकना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने मेच्योरिटी का सबूत दिया है और मेरा ख्याल है कि किसी तरह की रुकावट इस जलसे में नहीं होगी। बाकी कोरोना के हवाले से जितने SOPs हैं, जितने मामलात हैं, उनका यकीनन जो है वो ख्याल रखा जाएगा। हमें खुद इस बात का एहसास है कि बीमारी इस वक्त भी अपनी एक चौथी लहर की शक्ल में पाकिस्तान में मौजूद है और इससे इंशाल्लाह नबूरद आज़मा होने के लिए हम हतुल इम्कान कोशिश करेंगे कि SOPs को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो शैला साहब, पार्लियामेंट में तो अभी भी आप लोग मुत्तहिद हैं और सब साथ हैं, अपोजिशन की जमातें, जलसे में शिरकत करेगी पीपल्स पार्टी? आप खुद जाएंगी इस जलसे में PDM के? अच्छा, देखिए, पहली बात तो आपने पहले में भी हिस्से में प्रोग्राम के बात की थी कि अपोजिशन की पार्टीज़ जो हैं वो यूनाइट नहीं है। अपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ नज़रिए की हामिल पार्टीज़ हैं। उन्होंने जब PDM बनाई तो मिनिमम एजेंडे पे वो ज़रूर यूनाइट हुई, और जब वो यूनाइट भी थी तो गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, और हम अपनी दोनों पार्टीज़ बड़ी नई क़यादत के साथ ये एक जो है तरीक़ा डाल रहे हैं कि मुखालफत जो है उसको शाइस्तगी, महज़्ज़ब और तहज़ीब, महज़्ज़ब होने के साथ साथ तहज़ीब के दायरे में रखें। हम वहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, एक दूसरे के दौर की बात भी बता रहे थे। मैं आज भी कर सकती हूँ, तारिक फ़ज़ल हैं, लेकिन आपको ये डर नहीं होगा अगर हम साथ भी बैठे होंगे कि मैं प्रोग्राम के बाद तारिक फ़ज़ल का गिरबान पकड़ लूँ या ये मुझे बेहुदा अल्फाज कहें। तो फिर हम अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर में भी आपने देखा होगा हमने एक दूसरे पे तनकीद की, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत आखिरी नून लीग की थी और हमने वहाँ पे तनकीद की, और बाद में जो वुमेन सीट थी उस पे नून लीग ने एज अपोजिशन सपोर्ट किया। तो इसके अलावा जब कोविड के ऊपर और कोविड वैक्सीन की कीमतों के ऊपर या मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जब अपोजिशन को अपना किरदार करना था, उन्होंने जॉइंटली किया। बिलावल साहब ने हेड समझते हुए, क्योंकि हैं भी अपोजिशन के, शहबाज शरीफ साहब, उनको बजट में पूरा इख्तियार दिया। अब रही बात कराची, बाकी इनकी पार्टी के अंदर इस्तीफ़ा या कुछ, ये इनका इंटरनल मैटर है। जलसे में पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी? हम ये कहते हैं कि तालीमी इदारे बंद हैं, नहीं, इन तालीमी इदारे ज़रूर बंद हैं, लेकिन जब कोविड था उस वक्त भी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने सबको मास्क तकसीम किए थे, और अभी भी इनका जलसा है और इनका हक़ है, और एज़ गवर्नमेंट हमारा यह हक़ है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और ये अपना जलसा करें। और हमें खुशी है कि PDM जो है वही कर रही है जो हम चाहते थे, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, हम अलग से ही, कोई बात नहीं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा और शैला पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी को इस PDM के जलसे पर कोई एतराज़ नहीं है। जब स्कूल खुलने की डेट आई थी और स्कूल खुलने का मामला था, जब कारोबार खोलने की बात होती है तो सिंध हुकूमत को बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं, लेकिन ये जलसा चूँकि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो PDM के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, उसमें कितनी सारी सियासी जमातें होंगी, कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे, इस पर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PCB चेयरमैन का ओहदा 2 दिन से खाली है, इस पर अब कौन सी नई तैनाती होगी? एहसान मानी 23 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, अब इस पर मज़ीद बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए पहले PCB के चेयरमैन एहसान मानी साहब अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। उनकी 3 साल मुद्दत ख़त्म हुए भी 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक नए चेयरमैन PCB का तकर्रुर नहीं किया जा सका है। माजी में हम इमरान खान साहब के वो ट्वीट्स हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें वो कहा करते थे कि क्रिकेट बोर्ड की तबाही की जिम्मेदार यही होती है कि अगर कोई वज़ीर आज़म
खुद चेयरमैन पीसीबी का तकर्रुर करे। तो इस बार क्या होने जा रहा है? रमीज़ राजा का नाम 2-3 रोज से ज़ेर गर्दिश था। सोशल मीडिया पर तो उन्हें मुबारकबादें देने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक उनका नाम भी फाइनल नहीं हो सका। और अगर रमीज़ राजा नहीं होते पीसीबी के अगले चेयरमैन, तो फिर कौन हो सकता है? क्या एहसान मानी साहब ही अगले टर्म के लिए या कुछ अरसे तक कंटे? ये अभी तक मुबहम है पूरी सूरत हाल, और हम कोशिश करते हैं कि इस बारे में कोई वाज़ेह खबर हम तक पहुंच सके। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ये अभी तक चीज़ें मुबहम क्यों हैं? एक तो मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, ये तो अब नया तनाज़ा शुरू हो जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। नए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब कब होगा? कौन करेगा? कौन सा नाम होगा? क्या खबरें आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा अरबाब जहांगीर। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट जो है बड़ी हाइप वाली पोस्ट है। 24 अगस्त को ख़त्म हो गई मुद्दत, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर किसी चेयरमैन के काम कर रहा है। आईनी तौर पर सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इजलास बुलाया है, और उस इजलास में जब तक चेयरमैन नहीं होता किसी वाइस चेयरमैन का तकर्रुर किया जाएगा। और इससे पहले पीसीबी के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो पहले ही जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद का तकर्रुर कर चुके हैं एज द इलेक्शन कमिश्नर फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। अब पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा था। परसों जब मुलाकात हुई रमीज़ राजा की और एहसान मानी की, तो यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि रमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन होंगे, और पाकिस्तान जो के वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान का, जिसमें एक रमीज़ राजा का नाम लिया जा रहा है, और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न इन चीफ है इमरान खान, उनके कज़न डॉक्टर जवाद साजिद खान का नाम लिया जा रहा है, जो लाहौर जिमखाना में बड़े मुतारिक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना तो किसी के नामों का ऐलान हुआ, और एहसान मानी की भी मुद्दत खत्म हो गई। अगर उनको कंटिन्यू करना था तो उनको गवर्निंग बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मजीद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता। तो एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है अरबाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और एक बगैर चेयरमैन के बोर्ड काम कर रहे हैं। रमीज़ राजा का सुनने में ये आ रहा था कि उनके मुखालिफ लॉबी बड़ी सरगर्म अमल हो गई, जिसकी वजह से रमीज़ राजा को अपॉइंट नहीं किया गया। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, इंट्रो में वो तो मुबारकबादें भी वसूल कर चुके थे। पीसीबी ने 14 अगस्त को जब रमीज़ राजा की सालगिरह थी तो उनको केक भी भेजा था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन जो थे वो कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि रमीज़ राजा आएंगे तो उनके करीब आए। लेकिन मामला यहाँ उल्टा नजर आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने जिस तरह कहा कि पहले कहते थे कि वज़ीर आज़म को तकर्रुर नहीं करना चाहिए, वो खुद तकर्रुर कर रहे हैं। 18 अगस्त 2018 को जब उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि नजम सेठी की जगह मैंने एहसान मानी को चेयरमैन बना दिया है। फिर किसी ने उनको समझाया कि एक तरीक़ाकार होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तकर्रुर का, पहले गवर्निंग बोर्ड में नामजद किया जाता है और फिर गवर्निंग बोर्ड के अरकान जो है वो चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। तो बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। बिल्कुल, और मिर्ज़ा साहब ये जो ताख़ीर हो रही है, ज़ाहिर है इससे गुफ्तगू तो इस वक्त हमें ये करनी चाहिए थी कि इन 3 सालों में एहसान मानी ने क्या अच्छे इक़दाम किए, क्या ऐसे इक़दाम किए जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँचा। लेकिन ये इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि चेयरमैन होगा कौन, अब इसी बारे में बात हो रही है। जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी मुल्क में मौजूद हैं, वसीम अकरम खुद इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। इन लोगों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम इतना रोशन कर चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। ज़ाहिर है रमीज़ राजा का एज प्लेयर वो कैलिबर तो नहीं है जो जावेद मियांदाद साहब कर रहा है या वसीम अकरम कर रहा है। इसकी क्या वजह है मेरे साहब? लेकिन मेरे ख्याल में इस दौर में खान साहब ने क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म साहब ने 3 साल उन्होंने क्रिकेट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अब से कुछ अर्से कबल उन्होंने जब टेलीविज़न पर लाइव इंटरेक्शन हो रहा था पब्लिक के साथ, उन्होंने कहा था कि मैं अब क्रिकेट के मामला दुरुस्त करूंगा, लेकिन लगता नहीं है। जावेद मियांदाद जो उनके साथ कंटेनर पर खड़े होते थे, आपको याद होगा जब इक़्तिदार में नहीं आए थे इमरान खान साहब, तो उनको मशवरे भी देते थे, लेकिन उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया, उनको लिफ्ट नहीं कराई गई। वसीम अकरम खुद इसलिए नहीं बनना चाहते, एक तो जस्टिस मलिक कय्यूम की रिपोर्ट में उनका नाम है कि उन्हें कोई बड़ा ओहदा ना दिया जाए, और वो पसे पर्दा रहकर सारे शॉट्स खेल लें, तो उन्हें चेयरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें नदीम खान का तकर्रुर वसीम अकरम ने कराया, और भी बहुत सारी तकर्रुरियाँ जो हैं वो वसीम अकरम ने कराई हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को वसीम अकरम की आशीर्वाद हासिल है, तो इसलिए वो खुद नहीं बनना चाहते। और दूसरे ये उनके कमेंट्री के भी असाइनमेंट्स हैं, वहाँ भी काफ़ी उनकी माशाल्लाह आमदनी है। मैंने सुना है और ज़राए मेरे अपने बताते हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब बड़े कीन है कि वो वजारत भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे कि मेरी से वजारत तालीम ले ले, मुझे पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए। लेकिन खान साहब ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। रमीज़ राजा का नाम आया। रमीज़ राजा को जो
पुष्पनाही हासिल है वो जाकिर खान की है, जो खान साहब के बड़े करीब हैं और इस वक्त पीसीबी में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो मिर्जा साहब, अब ये एहसान मानी साहब का जो 3 साला दौर रहा, इमरान खान वजीर आजम थे, तो पूरी दुनिया को ये उम्मीद होगी कि इस मुल्क की क्रिकेट कम से कम उठ जाएगी। ना हमारी T20 रैंकिंग बेहतर हुई, ना वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी कोई टॉप 3 टीम्स में पाकिस्तान आज जगह बना सका, ना पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कोई नाम बना सका। तो एहसान मानी की तकर्री का फ़ायदा क्या हुआ? डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, सैकड़ों खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, उनकी अलग बद्दुआएं एहसान मानी साहब ने ली हैं। एहसान मानी साहब का दौर अरबाब में समझता हूँ कोई इतना अच्छा दौर नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट का। तरक्की के नुक्ते निगाह से, रैंकिंग के नुक्ते निगाह से आप देखें, सरफराज अहमद कप्तान थे, टीम रैंकिंग में नंबर 1 थी, उनको अचानक हटा दिया गया। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने टीमें खत्म कर दी, इदारों की 6 टीमें बना दी, जो रीजन्स की, सूबाई एसोसिएशन की क्रिकेट बिल्कुल सिमट कर रह गई। और फिर अब एहसान मानी साहब जो मेरे ज़राए बताते हैं, वो एक्सटेंशन के लिए जो उन्होंने वजीर आजम से बात की है, उसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो बेचनी है, उसके अलावा आईसीसी के कुछ और मामलात हैं। तो इसका मतलब है एक ही आदमी क्या पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा? 2003 से 2006 तक मानी साहब जो है वो आईसीसी के सदर रहे, लेकिन अब उनकी उम्र माशाल्लाह 77 बरस हो चुकी है। 23 मार्च को वो 77 बरस के हो गए, उनकी उम्र भी उनके आड़े आ रही है। तो मेरे ख्याल में समझ में नहीं आता क्यों वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। और वजीर आजम जो पैटर्न इन चीफ है वो भी तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि पहले दिन जब परसों एहसान मानी भी मिले, रमीज राजा भी मिले, फिर उसके बाद कल फिर दोबारा एहसान मानी वजीर आजम के साथ मिले। उसकी शायद वजह यह है कि वो बड़े करीब है वजीर आजम के। आपको पता है वो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। वजीर आजम ने उन्हें टास्क फोर्स का एक स्पोर्ट्स की उसका चेयरमैन भी बनाया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एहसान मानी साहब वजीर आजम के बड़े करीब है, जिसकी वजह से वो और एक्सटेंशन मांग रहे हैं। हालांकि उनका दौर कोई सुनहरी दौर नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद। और एहसान मानी साहब के दौर के हवाले से ये उन्होंने कहा कि ये कोई सुनहरी दौर नहीं था, उसके बावजूद एहसान मानी इस वक्त मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि एक और एक्सटेंशन ले सकें और अगले कुछ अरसे के लिए भी वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम कर सकें। देखना है कि वज़ीर आज़म उन्हीं को चेयरमैनशिप के लिए एक्सटेंशन देते हैं या फिर कोई और नाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के तौर पर सामने आता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।